अगले दिन बेहद उदास भाव से बिस्तर पर लेटे हुए युग खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अब चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मगर मैं मानवी को अब और उदास नहीं होने दूंगा। इतना कह युग अपने आंसू पोंछते हुए बिस्तर से उठा और सीधा वहां से कहीं के लिए निकल गया। इधर मानवी कॉलेज दूर होने की वजह से गर्ल्स हॉस्टल के तलाश में उषा जी के साथ कॉलेज में भटक रही थी कि तभी उसकी नजर कॉलेज के सुब्रमण्य चटर्जी पर पड़ी, जो इस कॉलेज के प्रोटेक्टर थे। ये देख उसने उषा जी की ओर इशारा कर कहा, माँ मिल गया रास्ता। उसने इशारे से उंगली उनके तरफ कर कर कहा, इनसे बात करने पर हॉस्टल पक्का मिल जाएगा, ये प्रॉक्टर साहब है। उषा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तू यहीं रह, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए उषा जी उस ओर बढ़ गई और सामने खड़े प्रॉक्टर साहब से हाथ जोड़ निवेदन मुद्रा में बोली, नमस्कार सर। सुब्रमण्य चटर्जी, नमस्ते मैडम, बताइए। उषा जी, सर हम अपनी बेटी के लिए हॉस्टल लेना चाहते हैं, मगर हमें ये कहकर टाला जा रहा है कि किसी बड़े अधिकारी की पैरवी लेकर आओ तो ही मिलेगी। इतना कहे उषा जी हल्का आंसू बहाते हुए बोली, आपसे बहुत उम्मीद है सर इस माँ की। ये सुनते ही सुब्रमण्य चटर्जी बोले, अरे अरे ये आप क्या कर रही हैं, रुकिए मैं बात करता हूँ। उषा जी, सर उस चपरासी से तो मत ही कहिएगा वरना फिर आग बबूला हो जाएगा। दूर खड़े चपरासी को इंगित कर बोली तो सुब्रमण्य चटर्जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हमारे कॉलेज में ऐसे कोई बात नहीं करता। उषा जी, सर यही तो बात है, कोई हमारी सुनता ही कहाँ है। सुब्रमण्य चटर्जी, देखिए बेटी को हॉस्टल 2 रोज में मिल जाएगा, आप सारे पेपर भर ली तो लाइए मैं साइन कर देता हूँ। उषा जी, धन्यवाद सर। इतना कहते ही वो पेपर लेकर सुब्रमण्य चटर्जी की ओर बढ़ा दी। साइन होते ही उषा जी मुस्कुरा पड़ी और बोली, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते ही वो सीधा मानवी की ओर बढ़ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ये ले तेरा हॉस्टल पक्का। तेरे पापा के चक्कर में रहते ना तो जूते फट जाते मगर कभी हॉस्टल नसीब ना होता। ये सुनते ही मानवी बोली, माँ ये कॉलेज है। हाँ हाँ जानती हूँ, अच्छा जा रही हूँ, तू आ जाना खुद से, ठीक है। इतना कहते हुए उषा जी घर के लिए निकल पड़ी और मानवी अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम की ओर बढ़ गई। इधर मानवी के हॉस्टल की बात पूरे कॉलेज में कुछ यूं फैल चुकी थी मानो पूरे कॉलेज में आग लग गई हो। ये बात युग तक भी पहुंच गई, क्योंकि इस कॉलेज में हॉस्टल नसीब होना अपने में एक था। युग अपने क्लास में उदास हो बैठा था कि तभी सामने से आता विवेक बोला, यार युग तुझे कुछ पता चला। कुछ सोचते हुए युग ने उदास भाव में ना में सर हिलाया तो विवेक बोला, भाई अब तेरे को क्या हो गया, तू क्यों देवदास बन रहा है। ये सुनते ही युग ने निराश हो कहा, भाई विवेक यार वो बात यह है कि जो लड़की हमारे यहाँ शादी में आई थी वो यहीं पढ़ती है, मगर काव्या को तो तू जानता है, कैसे बिना समझे किसी को कुछ भी कह देती है। युग की बात सुनते ही हुए विवेक बोला, हुआ क्या ये बता पहले। यार वो मुझसे नाराज हो गई, उसे लगता है मैंने काव्या को बोला है उसे भाभी कहने को। विवेक हंसते हुए, भाई तू तो इश्क मत ही करियो। क्यों? अबे क्योंकि तेरे बस के बाहर की चीज है ये लव सब, समझ रहा है ना तू यूं रोज उदास होगा ना तो पता चलेगा तेरी वाली निकल लेगी किसी और के साथ। नहीं यार वो ऐसी है या ही नहीं। विवेक तू बस थोड़ी देख, युग ने सफाई देते हुए कहा। अबे थोड़ी देर में ही देख लिया, वो तेरे को भाव देने से रही, मगर यार वो जो है वो दिखती नहीं, जो नहीं है वो दिखती है, मैंने उसे देखा है। युग ने फिर से सफाई देते हुए कहा। तो तभी विवेक ने कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा तो युग की आंखें ये सुन दंग थी। वो जोर से बोला, क्या, मगर क्यों। अपने दोस्त विवेक से युग ने कहा, अरे भाई तू ही तो मेरा यार है, कुछ करना यार, कैसे भी कर मानवी को हॉस्टल का पता कर ले बस। ये सुनते ही विवेक ने ताना कसते हुए कहा, अबे तू ना 1 नंबर का लट्टू है बेटा, अभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है कि दीवानगी देखो इन जनाब की। ये कहते हुए विवेक जोर जोर से कर हंसने लगा और हंसते हुए कुछ आगे कहा, वैसे भाई जो भी है तेरी पानी पूरी जोरदार है, बिल्कुल चटक बतासी।
इतना सुनते ही युग विवेक पर लपका और चिल्लाते हुए बोला, साले कमीने, तू दोस्त है या मजाक बनाने की मशीन? साले तब से तुझे देख रहा हूं, तू है कि मेरा प्लान पर उतारू है? रुक बेटा, बताता हूँ तुझे, अभी रुक जा। वह माफ कर दे यार, विवेक ने खुद को बचाते हुए कहा। साले रुक तो पहले, तू दोस्त है मेरा या मजे लेने के लिए कोई और है तू? ये सुनते ही विवेक अचानक से भागते भागते रुक गया और हाँफते हुए बोला, भाई यार मान गया, इसकी पुड़िया तुम में भी घुल गई है आखिर। चल भाई, जैसे पता चलता है ना मैं बताता हूँ तेरे को। इतना कहकर दोनों वहीं धम से बैठ गए। कुछ सोचते हुए युग बोला, पता नहीं यार, बहुत घबराहट होती है जब वो सामने होती है। ये सुनते ही मजे लेते विवेक ने कहा, भाई तेरी वाली ना साक्षात चंडी है, जब देखो बस रौद्र रूप धारण कर लेती है। बेटा हम तो कहते हैं ना, इस काली से दूरी रहो, वरना भगवान शिव के बाद तेरा ही नंबर है, जब तेरी वाली गुस्से में तुझे अपने पैरों के नीचे रखेगी। वाह, बड़े नेक वार्तालाप हैं आप दोनों के, किसी ने पीछे से ताली बजाते हुए कहा। ये सुनते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोनों घबराते हुए पलट कर बोले, आप? सामने मानवी खड़ी थी। मानवी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तरते हुए बोली, तो क्या क्या कहा मुझे? चंडी? काली रौद्र रूप। मानवी का गुस्सा सातवें आसमान को मानो चीरने वाला हो। ये देख मिमियाते विवेक ने युग से कहा, भाई यार कुछ करना। युग, जो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि काव्या ने ऐसी ही रायता मचाया था, अब ये विवेक युग का हलक सूख रहा था, मानो वो किसी गर्म रेतीले रेगिस्तान में खड़ा हो। माथे पर बड़ी बड़ी पसीने के बूंदे ये साफ जाहिर कर रहे थे कि युग इस वक्त को रोक देना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। वही विवेक की हालत खराब हो रही थी कि उसने खुद से मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, साला कहाँ इन दोनों मजनू लैला के बीच में फंस गया मैं। तभी चिल्लाते हुए मानवी विवेक को घूरते हुए बोली, ओह बंदर, आज के बाद मुझे तुम नजर भी आए ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही नरसिंहार करूंगी। इतना कहते हुए मानवी युग की तरफ घूरते हुए बोली, और तुम? युग ने बड़ी सरफता से कहा और अपने उस ओर इशारा करते हुए कहा, मैं? तभी दोबारा से मानवी आंखें छोटी करके बोली, हाँ तुम। खुद को बड़े शरीफ बनते हो, समझते क्या हो खुद को तुम? मुझे लगा था कि तुम अच्छे होगे, दूसरे फैमिली से हो, एक फैमिलियर दोस्त होगा, मगर तुम तो दोस्त के भी लायक नहीं निकले। इतना सुनते ही युग का सर हमेशा की तरह झुक गया और वो धीरे से बोला, सॉरी। गुस्से से घूरती हुई मानवी तमतमाए हुए सूरज की तरह नाक फुलाए आगे बढ़ गई। वही उसके जाते ही विवेक ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, ओफो भाई यार, चंद मिनटों में पसीने छुड़वा दे रही है। तेरी मम्मी के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। पास खड़ा युग विवेक को घूरते हुए कहा, अबे बस करो ना, देखे नहीं क्या अभी उसका गुस्सा? तुम साले क्यों मेरी जिंदगी में विस्फोट करवाना चाहते हो? अभी कम विस्फोट हुआ है क्या? अबे तू इतने से घबरा गया? आगे तो बहुत कुछ है। देख भाई, अगर तुझे इसके साथ जर्नी करनी है तो फिर तो ठीक है, वरना तू कट ले बेटा, नहीं तो। इतना कहते हुए विवेक ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और धीमे से बोला, तेरी वाली तुझे ही काट कर खा देगी। गुस्साते हुए युग ने विवेक को घूरते हुए कहा, साले कमीने, यहाँ मेरी लंका लग गई है और तेरे को बकवास लग रही है? ये नहीं कि कोई हाल बता, साला समय ही खराब चल रहा है हमारा। छेड़ते हुए विवेक ने कहा, अबे तेरी जिंदगी में ना सनी घर आ गया है, या ये कहेगी तू खुद सनी को अपनी जिंदगी में बुला रहा है। भाई तू ना खुद ही देख, अब ऐसा है, पहले तो तूने वोट लगाई, अब ये क्या ड्रामा है? चल पता कर उसका हौसल का। इतना कहते हुए युग वहां से निकल गया। क्या होगा आगे? क्या मानवी का हौसल का पता कर पाएगा युग? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।